हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीटीएस क्लासेज में। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो लघुत्तरी प्रश्न है उसको भी कराया जाए। तो यहाँ पे मैंने 4 लघुत्तरी प्रश्न रखे हुए हैं आज की वीडियो में। आई होप कि जो है इसमें से सारे इंपॉर्टेंट हो और आपको जो है पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले और आपकी हेल्प हो पाए। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं। पहला, वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। दूसरा, पर्यावरणीय शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तीसरा, पर्यावरण के जैविक घटक क्या हैं। चौथा, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता बताइए। ये चारों प्रश्न एमजीकेवीपी के 2019 के पेपर में लघुत्तरी प्रश्न में पूछा है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, चौथा प्रश्न का आंसर मैं नहीं दूंगी इस वीडियो में, क्योंकि चौथे प्रश्न का ऑलरेडी मैंने लॉन्ग आंसर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे पर्यावरण शिक्षा प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता टॉपिक को। बाकी के 3 क्वेश्चन मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहला हमारा जैसे है कि वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो इसके उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे पहले कि वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मनुष्य के लिए वायु का साफ स्वच्छ होना इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि शुद्ध वायु के बिना इंसान की मौत तक हो सकती है। यानी आपको भी ये पता है कि शुद्ध वायु अगर हमें नहीं मिलती है तो हमारा जो है दम घुटने लगता है। अगर हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो तब भी हमारा जो सांस लेने की जो हमारी कैपेसिटी है वो काफ़ी इफ़ेक्टेड होती है और हमारी जो है वो मौत तक हो सकती है दम घुटने की वजह से। तो वही चीज़ ये बताया गया है कि यही बात स्पष्ट करता है कि वायु जो है, स्वच्छ वायु मनुष्य के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के क्रम में आगे लिखेंगे कि अगर पर्यावरण में मौजूद वायु अगर प्रदूषित होता है तो मानव के स्वास्थ्य पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसको निम्न तथ्यों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यानी अगर वायु प्रदूषित है तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसको हम कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हमें शुद्ध वायु नहीं मिलती है तो हमारे शरीर पर क्या क्या चीज़ें, हमको कौन कौन सी बीमारियां हमको देखने को मिलती हैं, हमारे स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट रखा है आगे कि वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है, क्योंकि श्वास के साथ ग्रहण की गई वायु रक्त प्लाज्मा में घुलती नहीं अपितु हीमोग्लोबिन के साथ मिश्रित होकर संपूर्ण शरीर में भ्रमण करती रहती है। वायु में प्रदूषण वाली कणिकाएं आदि आकार में कुछ बड़ी होती हैं तो वे नसिका द्वार पर रुक जाती हैं, पर अति सूक्ष्म कणिकाएं फेफड़ों तक पहुंच जाती हैं और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचकर रोगों का कारण बन जाती हैं। प्रदूषित वायु से श्वास संबंधी रोग जैसे ब्रोंकाइटिस, गले का दर्द, निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर आदि हो जाते हैं। यानी आपको भी पता है कि अगर कणिकाएं जो बड़ी होती हैं, प्रदूषण कणिकाएं, तो हमारी नाक के द्वारा वो रोक ली जाती है, लेकिन जो छोटी होती हैं, बहुत सूक्ष्म होती हैं, हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती हैं और हमको श्वास से संबंधित रोग जो है, जैसे ये ब्रोंकाइटिस हुआ, गले का दर्द हुआ, फेफड़ों का कैंसर हुआ, ये सारी हमको देखने को मिलती हैं। आगे लिखेंगे, श्वास रोगों के अतिरिक्त वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह आदि हो जाते हैं। यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर वायु में ज़्यादा है, अगर हम उससे ले रहे हैं सांस के माध्यम से, तो हमको कैंसर हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, मधुमेह जैसी बीमारियां भी हमें ग्रसित करती हैं। आगे है कि वाहनों के धुएं में उपस्थित सीसा कण शरीर में पहुंचकर यकृत, आहार नली, बच्चों के मस्तिष्क विकार, हड्डियों का गलना जैसे रोगों का कारण बनते हैं। इस संदर्भ में धूम कोहरा का उल्लेख आवश्यक है, जिसके कारण सैकड़ों व्यक्तियों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड का अंश मिश्रित रहता है, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अपितु मौत का कारण बन जाता है। यानी आपने यहाँ पर ये चीज़ देखा कि अगर हम वाहनों की बात करें, यानी जो वाहनों से धुएं निकलते हैं, उसके जो शीशा कण होते हैं वो अगर हमारे शरीर में पहुँचते हैं वायु के माध्यम से, तो हमको यकृत से रिलेटेड रोग, मस्तिष्क विकार जो बच्चों को होते हैं, हड्डियों का हमारा गलना जैसे रोग भी बनते हैं। धूम कोहरा की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है हमको बीमारियां देखने को मिली हैं, इवन की मृत्यु तक लोगों की हो चुकी है। और ये जो वजह है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो अधिकता हमारे पर्यावरण में हो रही है, वायु में हो रही है, उसकी वजह से हो रही है, जिसका कि सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो आगे हम यही लिखेंगे कि
अतः स्पष्ट है कि जैसे जैसे वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, उससे फैलने वाली बीमारियां और मृत्यु संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। यानी अगर हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है तो उससे हमारे शरीर को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है, बहुत सारी बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं और इवन मृत्यु भी लोगों की बहुत हो रही है वायु प्रदूषण के कारण। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा था कि पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य। तो पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकना और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाना है। इसके अतिरिक्त भी पर्यावरण शिक्षा के अन्य कई उद्देश्य होते हैं। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में विस्तृत किया गया है। यानी हमने आपको मेन उद्देश्य तो बता दिया कि क्या है, कि प्रकृति का संशोधन जो है, प्राकृतिक संशोधनों का जो दोहन हो रहा है उसे हम किस तरह रोकें और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाएं, यही हमारे पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसको कि हम यहाँ बताएंगे। हम यहाँ पे हेडिंग वाइज नहीं बताएंगे क्योंकि लघुत्तरी प्रश्न है, तो आपको केवल जो है लाइनों के अंतर्गत हम यहाँ बताएंगे। इसका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन भी जल्दी ही चैनल पे अपलोड होगा, जिसमें कि बाकायदे हेडिंग डाल के आपको उस पर एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं। पहला है बच्चों तथा अन्य लोगों को प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। यानी लोग पर्यावरण के जो बारे में जाने, प्राकृतिक संसाधन क्या है उसके बारे में जाने। दूसरा है लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने के दुष्परिणामों का ज्ञान कराना। यानी अगर हमारा पर्यावरण का जो संसाधन है, अगर उसका दोहन बहुत ज़्यादा हो गया और पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हमको देखने को मिलेंगे, वो उसका ज्ञान कराना लोगों को। तीसरा, लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने के कारणों का ज्ञान कराना। यानी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, किसकी वजह से हो रही हैं, सारे कारण जो हैं वो लोगों को बताना, उसका ज्ञान कराना भी एक उद्देश्य है। चौथा, लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने से बचाने के उपाय कराना और उनके अनुपालन की ओर प्रवृत्त कराना। यानी जो है किस तरह से हम अपने प्रकृति को बचाएं, हमारे प्राकृतिक संसाधन का दोहन कम हो, उसको किस तरह से हम संरक्षित करें, इसके उपाय क्या हैं उसके बारे में भी लोगों को जो है बताना और लोग उसका किस तरह से अनुपालन करें इसके बारे में भी लोगों को जागृत करना। पांचवा है लोगों में पर्यावरण के संबंध में जागरूकता का विकास करना तथा उनमें पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। यानी लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक हों, इसका विकास करें और साथ ही जो है लोग पर्यावरण का महत्व समझें और उसके प्रति संवेदनशील हों, इस चीज़ का भी लोगों को आभास कराना हमारा उद्देश्य होता है पर्यावरण शिक्षा का। छठा है पर्यावरण के संबंध में भावना, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास करना तथा सक्रिय भाग लेने हेतु लोगों को अभिप्रेरित करना, जिससे पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार हो सके। यानी पर्यावरण को बचाने की बात करें, बचाने के संदर्भ में बात करें तो लोग इसमें खुद इन्वॉल्व हों, लोग खुद उत्प्रेरित हों इसके साथ जुड़ने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के साथ जुड़ने के लिए, किस तरह से पर्यावरण को सुधारा जाए इसके साथ जुड़ने के लिए लोगों को किस तरह से अभिप्रेरित किया जाए, इसका बोध कराने के लिए भी हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये भी पर्यावरण शिक्षा का एक उद्देश्य है। सातवां है लोगों में सफाई के प्रति अभिवृत्ति का विकास करना। यानी लोग जो है साफ़ सुथरे रहने की आदत डालें, दूसरों को भी सफाई रखने की जो है आदत को बताएं कि आप भी ऐसा करें। तो ये जो इसका विकास है ये भी एक तरह का पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है। लास्ट में यहाँ लिखेंगे कि उपयुक्त सभी बिंदु पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त भी पर्यावरण शिक्षा बहुत से उद्देश्यों के लिए जरूरी है, जैसे जनसंख्या वृद्धि को रोकना, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास इत्यादि। यानी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है कि ये सारी चीज़ें पर्यावरण शिक्षा द्वारा हमको बतलाई या सिखाई जाती हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण के जैविक घटक क्या हैं। तो पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत यहाँ हेडिंग डाल के लिखेंगे कि पर्यावरण अनेक तत्वों का समूह है तथा प्रत्येक तत्व का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र सजीव, जिसे हम जैविक भी कहते हैं, और निर्जीव, जिसे अजैविक कहते हैं, दोनों ही घटकों से मिलकर बना होता है, जिसे पर्यावरण या पारिस्थितिकी कारक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि कितने घटकों से हमारा पर्यावरण जो है मिलकर बना है। आगे लिखेंगे कि पर्यावरण को अजैविक, जैविक एवं ऊर्जा संगठनों के रूप के मुख्य तौर पर विभाजित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे घटक की बात करते हैं क्योंकि हमको केवल जैविक घटक की बात करनी है, क्योंकि हमको जैविक घटक ही क्वेश्चन में पूछा है, तो हम जैविक घटक को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत पौधे, प्राणियों,
प्राणियों के अंतर्गत मानव आ जाते हैं, जंतु आ जाते हैं, परजीवी आ जाते हैं, सूक्ष्मजीवी आदि जो है वो आते हैं, एवं अवघटकों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। आगे इसी में लिखेंगे कि परितंत्र के जैविकी घटक अजैविक पृष्ठभूमि में परस्पर क्रिया करते हैं और इनमें प्राथमिक उत्पादक जिसे हम स्वपोषी एवं उपभोक्ता जिसे हम परपोषी कहते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि जैविकी घटक में जो है कौन कौन आते हैं, स्वपोषी और परपोषी। तो यहाँ पर हम अब सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हम स्वपोषी के बारे में यानी प्राथमिक उत्पादक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उपभोक्ता के बारे में करेंगे, और जो हमारा था थर्ड जो विघटन का काम करते हैं यानी जो डिकम्पोजर होते हैं उनकी बात भी करेंगे। तो तीनों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला हमारा है प्राथमिक उत्पादक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्राथमिक उत्पादक जीव आधारभूत रूप में हरे पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वे स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। यानी इसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, कुछ शैवाल हो गए, ठीक है, तो जो कि अपना भोजन खुद बना लें, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं या प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक जो है वो हमने आपको बता दिया। अब बारी आती है उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो इसमें लिखेंगे उपभोक्ता वे जीव जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते एवं अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी या उपभोक्ता कहते हैं। यानी स्वपोषी तो वो हो गए जो खुद अपना भोजन बना ले, परपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाए, केवल दूसरों के ऊपर आश्रित रहें, यानी दूसरों से ही वो अपना भोजन प्राप्त करें। तो इसमें भी 3 उपवर्ग होते हैं, यानी उपभोक्ता को भी 3 जो है सेक्शन में बांटा गया है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 3 उपवर्ग है उसको लिखेंगे। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आपके आते हैं शाकाहारी जंतु। तो इसमें लिखेंगे ये शाकाहारी जंतु होते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया, शाकाहारी जंतु। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, तो ये मांसाहारी जंतु होते हैं। तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता या सर्वाहारी। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मनुष्य आता है क्योंकि वह शाकाहारी तथा मांसाहार दोनों को खाता है। तो आपको भी पता है कि मनुष्य क्या है, वो सर्वाहारी है क्योंकि वो शाकाहारी चीज़ें भी खाता है, मांसाहारी चीज़ें भी खाता है। तो उपभोक्ता जो है वो 3 कैटेगरी में बांट दिए गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा हमारा जो था वियोजक या अपघटक जिसे हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं तथा जैविक पदार्थों को वियोजित यानी सड़ाने गलाने का काम जो है वो करते हैं। इस क्रिया के दौरान ये अपना भोजन भी निर्मित करते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों को एक दूसरे से पृथक कर उन्हें सामान्य बनाते हैं, जिनका स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे पुनः उपयोग करते हैं। इनमें से अधिकांश जीव सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक के रूप में मृदा में रहते हैं। यानी अपघटक का काम इतना कि वो तोड़ने का काम करता है, यानी ये जो हमारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, कोई जंतु मर गया है, कोई पेड़ पौधे खराब हो चुके हैं, यानी जैविक पदार्थ जो खराब हो चुके हैं उसको ये क्या करता है, सड़ाने गलाने का काम करता है। और इस दौरान वो अपना खाना है, अपना भोजन है, वो खुद बना भी लेते हैं। और इसके अलावा जो उसमें कॉम्प्लिकेटेड यानी जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके अंतर्गत जैविक पदार्थ के, उसको वो तोड़ते हैं ताकि उसका जो हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक है वो उसका उपयोग फिर से कर सकें। इसमें वही सूक्ष्म जीव इसमें जो आते हैं, बैक्टीरिया और कवक इसमें आते हैं। तो यहाँ पर हमने जो तीनों पॉइंट थे सारे, मैंने तीनों क्वेश्चन जो है वो करा दिए। चौथा क्वेश्चन मैंने कहा था कि उसका ऑलरेडी आंसर अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।